ये हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लास का पार्ट 3 है जो हम सीईटी मेंस के लिए सीरीज़ स्टार्ट करी थी हमने। अकाउंटिंग की सिलेबस वाइज हम पढ़ रहे थे, तो ये हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 1 एंड 2 मैंने पहले अपलोड कर दिया है। इसमें हम अकाउंटिंग थ्योरी फ्रेमवर्क देखेंगे, जिसमें हम अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस और जो भी हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको हम बहुत ही डीपली कवर करेंगे। इससे हमारे 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। एक तो हमारा कंसेप्ट और कन्वेंशंस में से आ जाएगा और एक हमारा स्टैंडर्ड्स में से आएगा। 100% स्टैंडर्ड्स में से 2 भी पूछ लेते हैं बहुत बार, ठीक है। हमारा जो अकाउंटिंग थ्योरी फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग थ्योरी फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि जो भी हमारे अकाउंटिंग के लिए इंटरनेशनली और नेशनली लेवल पे जो भी लोग हमारे कोई भी टर्म्स यूज़ करते हैं, पहले के टाइम में जो भी लोग टर्म्स यूज़ करते थे वो दूसरे किसी देश में अलग टर्म यूज़ करते थे, किसी देश में अलग टर्म यूज़ करते थे, तो वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता था समझने में। तो इंटरनेशनल लेवल पे सारे अकाउंटिंग से रिलेटेड एक कमेटी बनाई गई, जिसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या फिर कह सकते हैं कि अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस, मतलब ये एक जनरली एक्सेप्टेड रूल्स थे, इनको इंट्रोड्यूस करा ताकि यूनिफॉर्मिटी आए हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को समझने के लिए इंटरनेशनली। जैसे ना पहले के टाइम पे होता था कि कोई देश कोई किसी टाइप के रूल्स यूज़ कर रहा है, कोई देश किसी टाइप के रूल्स यूज़ कर रहा है अपने फाइनल अकाउंट्स या फिर अपने जो भी अकाउंट्स होते हैं बिज़नेस के बनाने के लिए। तो सभी देशों को आपस में टैली करने या फिर एक दूसरे को समझाने में दिक्कत होती थी जब इंटरनेशनल ट्रेड होता था। तो इंटरनेशनली एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी बनाई गई, उसने ये सारे रूल्स बनाए जो कि जनरली एक्सेप्टेड होंगे इंटरनेशनली, कि सारे देशों में वो अगर जनरली एक्सेप्टेड करेंगे, वो अप्लाई करेंगे सेम रूल्स को, तो उन्हें अपने अकाउंट्स को कंपेयर करने और एक दूसरे से शेयर करने और समझने में आसानी होगी। तो इसलिए उन्होंने ये कन्वेंशंस और कंसेप्ट्स अलग अलग दिए थे। तो इसमें हमारे इसके एग्जांपल आ जाते हैं। कुछ इन्होंने कंसेप्ट्स दिए थे, कुछ इन्होंने कन्वेंशंस दिए थे। ये पोस्टुलेट्स हमारे सिलेबस में नहीं है, बस ये एग्जांपल है इसका एक, ठीक है। तो ये हमारा एक इसे बोला, ये हमारे गैप GAAP की हमारा हमसे फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो इनके जो हमारे कंसेप्ट्स होते हैं, कन्वेंशंस होते हैं, इनको ही हमारे जनरली एक्सेप्टेड मतलब कि ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पे हमारे जनरली एक्सेप्टेड होंगे ये रूल्स, जो गैप के अंडर हमारे हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की कमेटी ने हमारे जो रूल्स बनाए थे वो, उनको हम गैप बोलते हैं, जो हमारे जनरली एक्सेप्टेड होते हैं। इसमें हमारे कन्वेंशंस आ जाते हैं, कंसेप्ट्स आ जाते हैं, ये हमें डीपली पढ़ने हैं, जो कि हमारे पेपर में 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे ये अलग रूल है, ये अलग रूल है। तो पहले हम हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हमारे टोटल 8 होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं। ये हमारे मतलब सब फॉलो करने होते हैं, या फिर मतलब मैंडेटरी नहीं होते ये, बट ये ना एक कॉमन सेंस बेस्ड होते हैं कि कोई भी हम अपने बिजनेस को किस तरह से चलाएगा, उन सबको चलाने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए जो भी वो रूल्स को फॉलो करेगा, वो सारे रूल्स होते हैं। ये किसी के जैसे बाध्य नहीं कर रखा कि तुमने फॉलो करना है, ये मर्जी होती है, कोई कुछ अपनाता है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और ये ना मतलब चेंजेबल भी होते हैं। ये नहीं है कि जो एक बार बना दिए तो वही रहेंगे, ये टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं, ये फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं। ये इसके हमारे फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में पहला कंसेप्ट है मनी मेजर कंसेप्ट। मनी मेजर कंसेप्ट का मतलब होता है कि जो भी हम अपने अकाउंट्स में
एंट्री करेंगे वो हम किसी एक कॉमन डिटरमिनर के अंडर करेंगे। कॉमन डिटरमिनर क्या होता है? किसी एक, जैसे हमने 1 kg हमारा कुछ है और हमने 5 एकड़ हमारी ज़मीन है, हमने कुछ मशीनरी ख़रीदी है, वो 10 खरीद ली, तो ये मशीनरी के टर्म में हो गया, ये हमारे एकर्स के टर्म में हो गया, ये हमारे केजीज के टर्म में हो गया। तो ना हम इन सब को अलग अलग एंट्री करने के बजाय एक कॉमन टर्म जिसको हम मॉनेटरी टर्म बोलते हैं, उस टर्म में हम इन सबको मेज़र करके उस टर्म में हम इनकी एंट्री करते हैं, ताकि वर्ल्ड लेवल पे हमें कंपेयर करने में आसानी हो। ठीक है, जैसे यही पे यहाँ पे ये बताया गया है कि एक बिज़नेस है, वो क्या क्या ओन करता है। लैंड है, उसके पास 5 एकड़ है, उसके पास बिल्डिंग है 2500 स्क्वायर मीटर्स की है, मशीनरी उसके पास 5 है, रॉ मटेरियल उसका 1500 kg है, ट्रक उसके पास 5 है। तो ये अलग अलग टर्म होगी ना, ये टर्म रुपीज़ में होगी, ये केजीज में होगी, ये मीटर हो गया, एकर्स में हो गया। तो एक कॉमन डिटरमिनर, ये अलग अलग डिटरमिनर है, तो इन सब के लिए हमने एक कॉमन डिटरमिनर चाहिए, वो होता है हमारा मॉनेटरी टर्म्स या मनी की टर्म्स में। ठीक है, तो हमारी 5 एकड़ ज़मीन है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है? 20 लाख है। जो हमारा 250 स्क्वायर मीटर की हमारी बिल्डिंग है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है? 15 लाख है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने मॉनेटरी टर्म में मेज़र करके उसकी हमने अपनी एंट्री करनी होती है। ठीक है, तो मनी मेजर कंसेप्ट यही होता है कि हमने एक कॉमन डिटरमिनर के अंडर उसको मेज़र करना होता है। तो क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेंगे कि मनी मेजरमेंट क्या, क्वेश्चन देंगे ये जो कीवर्ड्स है ना, कॉमन डिटरमिनर या फिर किसी कॉमन टर्म में उनको मेज़र करने को कौन सा कंसेप्ट होता है, तो आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से एक ऑप्शन पिक करना पड़ता है, तो उसमें ये वाला ऑप्शन आएगा, इसका मनी मेजर कंसेप्ट होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारा आ जाता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो हमारा बिजनेस होता है वो एक अलग लीगल बॉडी होता है, और जो हमारा उसका ओनर होता है वो हमारा अलग होता है। ठीक है, तो जो ओनर की द्वारा करी गई एक्टिविटीज़ हैं, अगर वो बिज़नेस से रिलेटेड उसने एक्टिविटी करी है तो वो बिज़नेस एक्टिविटीज़ में काउंट होगी। लेकिन जब ओनर ने खुद की कोई एक्टिविटीज़ की है, खुद पे कोई खर्चा करा है, तो वो हम बिज़नेस के अकाउंट्स में उसको ऐड नहीं करेंगे। इससे हमारे जो अकाउंट्स हैं वो अफेक्ट होंगे, वो हमें अपनी रियल जो प्रॉफिट एंड लॉस है, रियल फाइनेंशियल वैल्यू हमारी पोजीशन शो नहीं करेंगी। तो इसलिए यहाँ पे हमने ये देखना होता है कि जब भी हम अपना अकाउंटिंग बना रहे होते हैं, अकाउंटिंग कर रहे होते हैं, तो हमने ये देखना होता है कि जो हमारा बिज़नेस है और ओनर है बिज़नेस का, वो दोनों की जो वर्क है वो अलग अलग मेज़र करे जाएं। ये नहीं है कि दोनों को साथ करा जाए। तो बिज़नेस हमारी अलग एंटिटी, एक तरीके से लीगल एंटिटी हम उसको मानते हैं, और ओनर को हम एक अलग बंदा मानते हैं। ठीक है, देन उसके बाद थर्ड है हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हमारा होता है कि हम ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जब बनाते हैं तो हम ये सोच के नहीं बनाते कि हम 1 साल के लिए बना रहे हैं, 2 साल के लिए बना रहे हैं, 3 साल के लिए बना रहे हैं। हमने अपने दिमाग में ये रखना होता है कि हमारा जो बिज़नेस है वो लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा। कोई भी पीपल आए जाए, उनसे हमारा बिज़नेस अफेक्ट नहीं होगा। तो ये कंसेप्ट यही बताता है कि कोई भी पर्सन आए जाए, उससे कोई बिज़नेस अफेक्ट नहीं होगा। एक ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कभी नहीं मरती, वो हमेशा अपनी ऑपरेट करती रहती है, कंटिन्यू रहती है, फ्यूचर में अपनी चलाती रहती है जितनी भी उसकी बिज़नेस एक्टिविटीज़ होती है। देन उसके बाद हमारा यहाँ पे ना एक ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हमारा बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भी हमारे मशीनरी और इन सब की वैल्यू होती है, जो भी हमारी एसेट्स की वैल्यू होती है, वो हम कौन से उस पे प्राइस पे उसको हम मेज़र करते हैं, कौन से प्राइस पे हम उसकी एंट्री करते हैं। तो हम उसकी एंट्री, जो भी बुक वैल्यू होती है जब हमने ख़रीदा था, जिसकी हमने बुक में एंट्री करी थी, एक वो प्राइस होता है, और एक मार्केट वैल्यू होता है कि आज के करंट टाइम में उसकी क्या वैल्यू है। तो जो भी हमारी लेस होगी उसी को हम
उसकी मार्केट वैल्यू मान लेते हैं, उसी को हम उसकी रियल वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है कि इन जो बुक्स में दी गई है और इसके अंदर हमारा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि जो भी हमारी मशीनरी या फिर किसी एसेट्स की वैल्यू है, हम उसको कौन से प्राइस में मेज़र करेंगे एट द टाइम ऑफ, कि जब हम मेज़र कर रहे हैं उस टाइम पे बिज़नेस के, तो हम उसको हमेशा बुक वैल्यू पे मेज़र करते हैं, ना कि मार्केट वैल्यू पे। हमने जिस अमाउंट में वो ख़रीदी थी और जिस अमाउंट में उसकी हमने अपनी बुक्स में एंट्री करी हुई है, डेप्रिसिएशन वगैरह सारी चीज़ें लेस वेस करके, उस वैल्यू पे ही हम उसकी एंट्री करते हैं, ना कि जो उसकी करंट में मार्केट में वैल्यू चल रही है उस पर नहीं करते। देन हमारा नेक्स्ट है कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट क्या होता है कि हम हमारे बिजनेस की जो भी कॉस्ट आती है, जो भी हमारे बिजनेस की कॉस्ट आती है, हम उसको अपने मार्केट वैल्यू पे ना दिखाकर हम उसको हमेशा अपनी बुक वैल्यू पे दिखाते हैं। तो मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट में चेंज विद द पासेज ऑफ टाइम, बट अकाउंटिंग पर्पज इज कंटिन्यूस टू बी शोन इन द बुक्स एट इट्स बुक वैल्यू। ठीक है, कि इसने बोला है कि मार्केट वैल्यू घटती बढ़ती रहेगी टाइम के साथ साथ, लेकिन हम अपने उसके हिसाब से अकाउंट्स को अफेक्ट नहीं होने देंगे। हम अपने अकाउंट्स में जो उसकी बुक वैल्यू है उसको ही मैंडेट रखेंगे फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंडिंग। उसमें जो भी हमारे थोड़े बहुत हमारा डेप्रिसिएशन वगैरह होता है उसको लेस करके ही हम उतने पे ही उसको रखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट होता है कि जब हम कोई भी अकाउंटिंग या फिर कोई भी हम बिजनेस एक्टिविटी करते हैं तो उससे हमेशा हमारे 2 अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो वही है कि हम अपने डुअल एस्पेक्ट पे, डबल एंट्री सिस्टम पे ही स्टिक रह के अपनी अकाउंट्स में एंट्रीज करते हैं, अपने हमने जो भी बिजनेस एक्टिविटी करी है उसकी। ठीक है, ना कि हम कोई सिंगल एंट्री सिस्टम यूज़ करेंगे। तो इसमें ये बोला गया है कि हमारी कोई भी 2 पार्टी इंक्लूड होती हैं किसी भी ट्रांजैक्शन करने में, और उसमें हम दोनों पार्टीज़ की एंट्रीज़ करेंगे। जैसे हमारी यहाँ पे इसने बोला है कि गोपाल ने बिज़नेस स्टार्ट करा है 50,000 की कैपिटल इन्वेस्ट करके। तो यहाँ पे हमारा क्या क्या अफेक्ट हुआ है, एक तो हमारी कैपिटल अफेक्ट हुई है, कैपिटल हमारी बढ़ी है। ठीक है, और एक हमारा जो कैश है वो हमारे बिजनेस में आया है। ठीक है, कैश बढ़ा है, तो ये हमारे 2 अकाउंट्स अफेक्ट हुए ना, तो इन दोनों की एंट्री होएगी। हम कैपिटल अकाउंट में भी 50,000 की एंट्री करेंगे और कैश अकाउंट में 50,000 की एंट्री करेंगे, ताकि हमारे दोनों साइड का बैलेंस है वो इक्वल रहे हमेशा। जैसे ये रहा, यहाँ पे हमारा दोनों साइड का बैलेंस शीट का इक्वल होना चाहिए, इसी को हम डबल एंट्री कंसेप्ट बोलते हैं। देन उसके बाद इसको हम डबल एंट्री या बुक कीपिंग सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, देन हमारा आता है एक्रूअल कंसेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करता है बच्चों को हमेशा। तो इस पे मैंने ना बहुत अच्छे से आपके नोट्स में ना एक्सप्लेन करके भी दिया है, जब मैं PDF प्रोवाइड करूँगी ना आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो हमारा एक्रूअल कंसेप्ट क्या होता है कि जो भी हमारे रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर जब हमारे इनकर हुए हैं तो वो हमारे एक्रूड इनकम कहलाते हैं, ना कि जब हमने एक्चुअल कैश प्राप्त करा या कैश की ट्रांजैक्शन हुई है तब नहीं कहलाते। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि हम अपने अकाउंट्स में एंट्रीज तब करते हैं जब हमारा कोई भी बिजनेस एक्टिविटी अकर हुई है। ठीक है, ना कि तब करते हैं जब हमें एक्चुअल में कैश रिसीव हुआ है या फिर हमने कैश पे करा है। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है एक्रूड रिवेन्यू। एक्रूड रिवेन्यू क्या होता है कि हमने अपनी इनकम कमा तो ली है, हमने कुछ किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड करके हमने इनकम कमा ली है। जैसे किसी बंदे ने मजदूरी करी है तो उसने अपने पूरे दिन की मजदूरी कर ली है, लेकिन उस बंदे को उसके मालिक ने बोला कि तुम्हें 2 दिन की मजदूरी एक साथ दे दी जाएगी। तो जो उसने पिछले दिन की मजदूरी कमा ली थी
वो उसको अभी तक मिली नहीं है, उसने कमा लिया है, तो इसको हम एक्रूड रिवेन्यू बोलेंगे या एक्रूड इनकम बोलेंगे कि जो उसने कमा लिया पर उसको प्राप्त नहीं हुई। तो जिस दिन उसने कमाई है ना, वो अपनी बुक्स में उसी दिन उसकी एंट्री करेगा, ना कि जब उसको एक्चुअल में कैश रिसीव हुआ है तब वो करेगा। तो इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट मतलब कि जब कोई हमारे एक्टिविटी या फिर कोई हमारे ट्रांजेक्शन अक्कर हुई है, ठीक है, ना कि हमें एक्चुअल कैश वगैरह रिसीव हुआ है। इसमें ऐसे ही सेम एक्सपेंसेस आ जाता है। एक्सपेंसेस में मैंने रेंट वाला एग्जांपल होता है कि आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, कि हम 2 महीने से रहे हैं और हमारा तीसरा महीना चालू हो गया पर हमने अभी तक पिछले 2 महीने का रेंट नहीं दिया, तो 2 महीने का रेंट हमारा अक्कर तो हो चुका है, ठीक है, ये हमारा एक्सपेंस अक्कर हो गया, लेकिन हमने अभी तक दिया नहीं है। तो ये 2 महीने का जब अक्कर हो गया था ना, उसी टाइम पे इसकी बुक्स में एंट्री करेंगे, ना कि जब कैश हमने एक्चुअल में पे करा होगा तब उसकी एंट्री करेंगे, ठीक है। तो ये वही है कि हम जब हमारा रियल में अक्कर होता है, हम उसको ट्रांजेक्शन में एंट्री करते हैं, उस डेट पे एंट्री करते हैं, ना कि जब एक्चुअल में कैश वगैरह आया गया है तब नहीं करते। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें इसके एग्जांपल यही पूछते हैं कि एक्रूड इनकम हो गया, इसके मेन एग्जांपल होता है एक्रूड इनकम हो गया, एक्रूड एक्सपेंसेस हो गया। देन हमारा आ जाता है रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन कंसेप्ट हमारा क्या होता है कि हमारा जो रिवेन्यू होता है वो हम उस डेट पे कंसिडर करते हैं अर्नड जिस डेट पे हमने गुड्स को एक्चुअल में डिलीवर कर दिया है, ना कि उस डेट पे जिस डेट को उसने हमें ऑर्डर दिया है, या ना कि जिस डेट को हमने उसको शिप करा है, ना कि जिस डेट पे वो हमारे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में जा रहा है। एक्चुअल एंट्री उसकी प्रॉफिट की जब होगी जब हमारा गुड्स डिलीवर हो चुका होगा टू द जिसने भी हमारा ऑर्डर करा है उसके पास, ठीक है। तो हमारा ये बहुत कॉमन ये लाइन तो दे के आपको हमेशा ये कंसेप्ट पूछा जाएगा कि हमारे जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस में है, हम रियलाइजेशन कंसेप्ट होता है जो इसके अंडर हमने एक बंदे ने प्रोडक्ट को जिस डेट पे बुक करा है वो डेट अलग है, जिस डेट पे वो प्रोडक्ट शिप हुआ है वो डेट अलग है, और जिस डेट पे उसको इनवॉइस बनाया है उन्होंने वो डेट अलग है। तो इन सब में से हम कौन सी डेट पे उसकी एंट्री करेंगे, तो इन सब में से हम उस डेट पे एंट्री करेंगे जो सबसे लास्ट में आती है, विच एवर इज़ लेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे लास्ट वाली डेट की ही हम अपने अकाउंटिंग में रियलाइजेशन कंसेप्ट के अंडर रिकॉर्डिंग करेंगे। देन इसके बाद आ जाता है हमारा मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है, जो भी हमने अपने रिवेन्यू अर्न करा है बिजनेस एक्टिविटीज़ के थ्रू, तो हम उसको हमारे एक्सपेंसेस से कंपेयर करके जो भी हमारा इनके बीच का डिफरेंस आता है हम उसको या तो सरप्लस बोलते हैं या फिर हम उसको डेफिसिट बोलते हैं। तो सरप्लस होता है हमारा प्रॉफिट अर्न करा है, या फिर सरप्लस होता है कि हमारा जो रिवेन्यू है वो हमारा एक्सपेंसेस से ज़्यादा है, और हमारा डेफिसिट होता है कि हमारा जो एक्सपेंसेस है वो रिवेन्यू से ज़्यादा है, ठीक है। इसमें हम अपने मैच करते हैं हमेशा, ताकि हम उसको कंपेयर कर सकें, बाहर के लोगों से अच्छी तरह से कंपेयर किया जा सके अपने उसके बिजनेस की जो हमारी पोजीशन है उसको एक्चुअल स्टेट जानने के लिए कि वो ग्रो कर रही है, डिमिनिश हो रही है, क्या कर रही है। तो सरप्लस होता है प्रॉफिट है, मतलब कि रिवेन्यू ज़्यादा है, और डेफिसिट होता है कि रिवेन्यू कम है, हमारे एक्सपेंसेस ही ज़्यादा है, ठीक है। ये थे हमारे अकाउंटिंग के जो कंसेप्ट्स होते हैं 8। और हमारे इसके बाद आ जाता है हमारा अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशन हमारे 3 ही होते हैं। तो आपको ना ये सारे जैसे ना कई बार ना ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 4 दे देते हैं, इसके अलावा जैसे ये दे देंगे मैचिंग कंसेप्ट या कन्वेंशन ही लिख के दे देंगे इसके पीछे भी, तो बोल देंगे कि अकाउंटिंग कन्वेंशंस में से ओड वन आउट निकालो, तो इसको हम ओड वन आउट निकाल लेंगे ना, तो ये 3 हम याद कर लेंगे, बाकी के जो होंगे ना हम उनको एलिमिनेट कर लेंगे। बट हमने ना इन सब के जो ऊपर कराए इनके एक कीवर्ड याद रखना पड़ेगा कि जब भी डेफिनेशन में पूछे तो हमें फट से क्लिक को कि ये उस वाले कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हमारा आ जाते हैं कन्वेंशंस। तो हमारा पहला कन्वेंशन है कंसिस्टेंसी। तो हमारा जो बिज़नेस है वो एक बार जो हमारा बिज़नेस है
वो हमारा एक बार जो रूल ऑप्ट कर लेता है, रूल फॉलो कर लेता है किसी भी अकाउंट की हमारी एंट्रीज़ वगैरह करने के लिए, तो उसको कंसिस्टेंटली हर साल वही रूल को फॉलो करना होता है, ताकि बीच में ऐसे अकाउंटिंग्स और हमारे जो बैलेंसेस है वो फ्लक्चुएट ना हो। ठीक है, बीच में वो हमारे ऊपर नीचे ना हो, मिसलीड ना करे हमें। ठीक है, जैसे इसका इसका ना ये एग्जांपल दे के पूछते हैं कि जो हम डेप्रिसिएशन है उसका जो हम रूल यूज़ करते हैं कि हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करेंगे या फिर हम डिमिनिशिंग मेथड यूज़ करेंगे, तो ये रूल हमारा कौन से कन्वेंशन के अंडर बताया गया है। तो ये रूल हमारा कंसिस्टेंसी कन्वेंशन के अंडर बताया गया है कि एक साल पे हमने फर्स्ट ईयर में ही हमने जोन सा हमारा रूल ऑप्ट कर लिया है उसी को हम हमेशा कंटिन्यू रखेंगे, ताकि हमारे बीच में हमारे अकाउंट्स में मैनिपुलेशन ना की जा सके और हम उसको एक दूसरे से कंपेयर कर सकें। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी ये इन्वेंट्री का है, इनके रूल्स हैं कि लीफो रूल्स होता है, फीफो रूल्स होता है। लीफो मतलब कि कोई भी हम ना पहले कौन से माल को पहले निकालेंगे, लास्ट वाले को निकालेंगे या फर्स्ट वाले को निकालेंगे। ठीक है, ये हम अपना कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ेंगे। उनका ये हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड होता है। ये हमारे एग्जाम्पल दे के पूछ लेंगे कि ये कौन सा कन्वेंशन था। ठीक है, ये कंसिस्टेंसी होता है। देन नेक्स्ट हमारा आ जाता है कंजर्वेटिज़म। कंजर्वेटिज़म कन्वेंशन हमारा क्या होता है कि हमने ना अपने जो फ्यूचर में होने वाले लॉस हैं उसके लिए हमने पहले से ही प्रिपेयर होना पड़ेगा, बट हम पहले से ही अपने फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को ये नहीं कर सकते कि हमारा पहले ही हम प्रॉफिट हो रहा है तो हम पहले ही खुश होकर बैठ जाएं और हम अपने फ्यूचर में आने वाले लॉसेस को एंटिसिपेट ही ना करें कि बाद में हमारे लॉस आएंगे, तो उसके लिए हम तैयार ही ना रहे, बस प्रॉफिट के ही सोचते रहें, उससे खुश हुए रहें। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये वाला कन्वेंशन हमें यही बोलता है कि बी प्रिपेयर फॉर जो फ्यूचर में आने वाले लॉस है उनके लिए हमें पहले से ही प्रिपेयर होना पड़ेगा, ना कि हम पहले से ही अपने आने वाले प्रॉफिट्स को लेके खुश होते रहें। ठीक है, ये हमारा कंजर्वेटिज्म का कंसेप्ट है। इसमें ना ये एग्जैक्ट यही लाइन दे के आपको पूछेंगे कि एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। ठीक है, देन इसके बाद हमारा आता है मटेरियलिटी। मटेरियलिटी का मतलब होता है कि जो भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस को अफेक्ट करने वाली इंफॉर्मेशन होती है उन सबको इसके जो इंफॉर्मेशन में अपना इंटरेस्ट रखने वाले मेंबर्स होते हैं, जो भी लोग होते हैं, उन सब तक अच्छे से डिस्क्लोज़ करना चाहिए। तो यही हमारा मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट होता है कि डिस्क्लोज़ ऑल द मटेरियल इन्फॉर्मेशन। तो मटेरियल इन्फॉर्मेशन क्या होती है आपकी? मटेरियल इन्फॉर्मेशन क्या होता है कि ये ना वेरी करता है अलग अलग बिजनेस के लिए। जैसे कोई हमारा जैसे पेन्स का बिजनेस है, पेन सेल करती है, कोई मैन्युफैक्चर करती है, तो उसके लिए पेन एक अच्छी मटेरियल इन्फॉर्मेशन होती है। तो इससे रिलेटेड कि इंक वगैरह में कुछ चेंज करना है या फिर इसमें ये दिक्कत आ रही है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मार्केट से जो भी आई है ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बट एक कंपनी जो बस हम अपना कुछ और बड़े लेवल का बिजनेस कर रही है, जैसे फर्नीचर का बिजनेस कर रही है, तो उसके लिए पेन एक बहुत ही छोटी चीज़ हो जाती है कि पेन से रिलेटेड इशू को उसके लिए हम इतना भाव नहीं देते उस इन्फॉर्मेशन के। तो हम अपने जो इन्फॉर्मेशन अलग अलग होती है, जो इन्फॉर्मेशन हमारे बिजनेस के हित में होती है या बिजनेस के हित के लिए इम्पोर्टेंट होती है, उस सब इन्फॉर्मेशन को हम अच्छे से प्रोवाइड करेंगे, अच्छे से हम उसको असरटेन करेंगे, ताकि वो हमें बाद में ये ना हो कि हम लेक ऑफ नॉलेज में रह जाएं और फिर बाद में हमको लॉस हो। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है कि पेंसिल की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हुई है, पेंसिल का प्राइस इंक्रीज डिक्रीज हुआ है, वो इनको तो अफेक्ट नहीं करेगा, तो इनके लिए वो इन्फॉर्मेशन क्या है, ज़रूरी नहीं है। लेकिन कोई भी पेंसिल का बिजनेस है और उन्होंने देखा कि साइड वाले जो भी हमारे दूसरे उन्होंने अपना पेंसिल का प्राइस कम कर दिया है, तो इनको भी पता पेंसिल का प्राइस कम करना चाहिए या नहीं चाहिए, इसके लिए ये इन्फॉर्मेशन इनके लिए इम्पोर्टेंट है ना। तो यही हमारा मटेरियलिटी कंसेप्ट होता है कि हमने उसी अपनी
बिज़नेस की इंफॉर्मेशन को ज़्यादा भाव देना है, जो हमारे बिज़नेस को ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिज़नेस के लिए, ठीक है। देन ये हमारे 3 कन्वेंशंस थे। तो इसके ना मटेरियलिटी के ना हमारे 2-3 एग्जांपल्स दे के पूछते हैं कि जैसे ये दोनों एग्जांपल दे के पूछ लेंगे कि ये कौन से कन्वेंशन के अंडर आता है। तो ये जैसे इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ और इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मार्केट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये हमारे एक तरीके की बिज़नेस को अफेक्ट करने वाली इंफॉर्मेशन होती हैं, जो हमारे बिज़नेस के लिए इम्पोर्टेंट होती है, और हमें मटेरियलिटी कंसेप्ट में इनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए।